अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुबशिर सर। और आज की क्लास जो लेक्चर है क्लास 12th के लिए, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 16। ग्रुप 15 जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, नाइट्रोजन फैमिली। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप 16, और ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली भी कहा जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर कि ये जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स है इनको ऑक्सीजन फैमिली क्यों बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो पहला मेंबर है, इस ग्रुप का जो फर्स्ट जो मेंबर है वो कौन है, वो ऑक्सीजन है। दैट इज व्हाई कि इस ग्रुप को नाम मिला है पहले मेंबर के नाम से, दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो ऑक्सीजन फैमिली है इसमें इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो बात करेंगे हम ग्रुप 16 की, विच इज नोन एज ऑक्सीजन फैमिली। इनको हम चैल्कोजेंस भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम चैल्कोजेंस भी कहते हैं। चैल्कोजेंस का मतलब है दे मीन ओर फॉर्मिंग। ठीक है, ओर फॉर्मिंग, क्योंकि जो भी हमारे पास जो मेटल ओर्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में हमें मिलते हैं, तो सल्फाइड्स की फॉर्म में या तो ऑक्साइड्स की फॉर्म में। ठीक है, तो चैल्कोजेंस भी इनको कहते हैं, व्हिच मींस ओर फॉर्मिंग। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आते हैं? ऑक्सीजन सबसे फर्स्ट मेंबर, तभी तो उसको ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है। उसके बाद सल्फर, सल्फर के बाद सिलीनियम, सिलीनियम के बाद टेलुरियम, और लास्ट पे आता है पोलोनियम। ये 5 एलिमेंट जो है इनका बना है ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 में 5 एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स के ऊपर हमें बात करनी है। हम इनके नेचर की बात करेंगे, हम इनकी अकरेंस की बात करेंगे, और हम कुछ फिजिकल या कुछ पीरियडिक प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो ग्रुप 16 है यानी ऑक्सीजन फैमिली, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके नेचर की। इनके नेचर की यानी ये किस, इनके जो एटम्स होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, इनका नेचर क्या होता है। ठीक है, तो एज यू नो कि ऑक्सीजन के एटम्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। यूजुअली जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, इसके एटम्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, या तो O2 दैट इज डायटोमिक स्टेट, और O3 दैट इज ट्राइटोमिक स्टेट। ठीक है, इसी तरह से ये जो सल्फर हमारा है, क्योंकि हमारे दो जो मेन एलिमेंट्स इस ग्रुप में वो यही है। सल्फर जो है ये एग्जिस्ट होता है S8 की फॉर्म में भी, S6 की फॉर्म में भी, S4 की फॉर्म में भी, और S2 की फॉर्म में भी। एक चीज मैं एक और यहाँ पे आपको बता दूं कि ऑक्सीजन के यहाँ पे जो ये दो फॉर्म्स है O2 और O3, इनमें जो ऑक्सीजन है यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ये हमेशा क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये प्रूव किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, क्लास 11th जो केमिकल बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज द ओनली थ्योरी जिसने ये एक्सप्लेन किया कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और O3 जो है ओजोन जो है इट इज डायमैग्नेटिक। ठीक है, इसी तरह से जो सल्फर की ये फॉर्म्स है इसमें जो S8 है, S6 है और S4 है, ये क्या होते हैं, दीज आर डायमैग्नेटिक, दीज आर डायमैग्नेटिक। और जो S2 है ये क्या होता है, इट इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें कि ये जो ग्रुप 16 जो है ऑक्सीजन फैमिली है जिनको चैल्कोजेंस बोलते हैं, इनका अगर हम अकरेंस बात करें, इनकी अकरेंस की नेचर में, ठीक है, कैसे मिलते हैं हमें, इनका सोर्स क्या है। ठीक है, तो एज यू नो कि ये जो ऑक्सीजन जो होता है इसका सोर्स, मेन सोर्स क्या है, ऑक्सीजन जो है इट इज द मोस्ट अबंडेंट, आई विल राइट हियर, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। जो हमारी जमीन होती है उसमें जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है वो कौन है, ऑक्सीजन। और एटमॉस्फेयर में सबसे अबंडेंट कौन होता है, नाइट्रोजन। ये आपको याद रखना, एटमॉस्फेयर में द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज नाइट्रोजन, और अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट होता है या जो मॉलिक्यूल होता है वो कौन है, दैट इज ऑक्सीजन। और जो सल्फर होता है इसकी अकरेंस, इसका सोर्स क्या है, वोल्केनिक डिपॉजिट्स, यानी जो लावा कहीं से फट जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा, आपने जियोग्राफी में पढ़ी होगी कि वोल्केनोज जो होते हैं, ठीक है, वोल्केनिक एरप्शन, जब लावा कहीं से फट जाता है तो वहां से जो डिपॉजिट्स निकलते हैं उन डिपॉजिट्स में, ठीक है, वहां से जो वो वोल्केनिक एरप्शन से जो भी डिपॉजिट निकलती है उनमें क्या होता है, उन पार्टिकल्स में क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। ठीक है, एक और चीज नेचर की हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है
ऑक्सीजन आपको पता है इट इज अ टिपिकल नॉन मेटल, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन की, ये क्या है, इट इज ए टिपिकल नॉन मेटल। इस तरह से सल्फर जो है ये भी क्या है, ये आपका हो गया नॉन मेटल, ठीक है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है। अब सिलीनियम और टेल्यूरियम जो है ना, वैसे तो ये नॉन मेटल है, लेकिन देखा गया है इनमें कुछ परसेंटेज, हम कह सकते हैं कुछ परसेंटेज मेटेलिक प्रॉपर्टी भी होती है। तो इन दोनों को हम, सिलीनियम और टेल्यूरियम को हम रखते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। यानी ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी दिखाते हैं इन एडिशन टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी दिखाते हैं जो मेटल्स के साथ मिलती जुलती है। दैट इज व्हाई सिलीनियम एंड टेल्यूरियम को हम रखते हैं मेटलॉइड्स में। और फिर बचता है लास्ट पोलोनियम। जो पोलोनियम जो है ना, ये क्या है, इट इज ए पुअर मेटल। ये मेटेलिक प्रॉपर्टी दिखाता है लेकिन ये रेडियो एक्टिव। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं पोलोनियम के बारे में आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पोलोनियम जो है, इसको नाम मिला है कंट्री से, इसके कंट्री से, किस कंट्री से, जिसने, जो मैरी क्यूरी जो है, मैरी क्यूरी जो इसके डिस्कवरर है, वो थे पोलैंड से, पोलैंड से। तो जिस कंट्री का डिस्कवरर था, उसी के नाम पे इस एलिमेंट को रखा गया है, पोलैंड से पोलोनियम। और पोलोनियम को डिस्कवर किसने किया था, मैरी क्यूरी ने, ठीक है। तो याद रखना है, नेचर में ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है, सिलीनियम और टेल्यूरियम जो है मेटलॉइड से, मतलब ये दो तरह की प्रॉपर्टी, मेटलिक प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। और पोलोनियम जो है ये मेटलिक प्रॉपर्टी दिखाता है, हालांकि कम दिखाता है, रेडियो एक्टिव है, जिसकी वजह से हमें इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो यहां से हमें एक चीज मिल गई, स्टार्टिंग में हम कह सकते हैं कि जितना हम डाउन द ग्रुप, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, जितना हम नीचे जाते हैं ना, नीचे आते हैं पीरियड टेबल में, इस ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ जाता है, फ्रॉम नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक। ये दो नॉन मेटल है, फिर थोड़ा सा मेटेलिक, थोड़ा सा मेटेलिक, और इसमें तो मेटेलिक कैरेक्टर और भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ऑक्सीजन फैमिली, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इनका नेचर क्या है और इनकी अकरेंस क्या है, ठीक है। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एक इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हर ग्रुप में हमें पढ़ना होता है, दैट इज दियर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, टेल्यूरियम है एंड पोलोनियम है, मैं इनके सिंबल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ इन एलिमेंट्स के, क्योंकि इजी हो जाएगा। इन एलिमेंट्स को ग्रुप 16 में क्यों रखा गया है, क्वेश्चन ये कि इनको ग्रुप 16 में क्यों रखा गया है, ठीक है। सल्फर, सिलीनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम को ग्रुप 16 में क्यों रखा गया है, एक ही ग्रुप में क्यों रखा गया है। इसका रीजन क्या है, इसके दो रीजन, एक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा जो है दैट इज सिमिलर बिहेवियर, सिमिलर बिहेवियर वी कैन से। यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इनकी, इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम या वी कैन से सिमिलर होती है। अब ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये हमें पता चलेगा जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, बनाएंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर हमें पता चलेगा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सेम होना या सिमिलर होना क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू write their electronic configuration. That's oxygen with atomic number 8, sulfur with atomic number 16, selenium with atomic number 34, tellurium with atomic number 54, and polonium with atomic number 86. ओके, तो ये हमारे कुछ ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स है, इनके हमने एटॉमिक नंबर लिख लिए। ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है, सल्फर का 16, सिलियम का 34, 54 और 86, ठीक है। अब हम देखेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑक्सीजन का होगा 1s2, 2s2, 2p4, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 2 + 2 4, 4 4 8। सल्फर का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। सिलीनियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। उसके बाद क्या आएगा, 3d10, 4s2, 4p4। सिमिलरली जो आपका टेल्यूरियम है, दैट विल गेट 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2,
5p6, ठीक है। इसी तरह से पोलोनियम का आएगा 6s2 लास्ट पे एंड 6p6। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का बनाने का मतलब क्या है? देखिए, अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, पहली शेल, इसकी दूसरी शेल है। सल्फर पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल है। सिलीनियम पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी। टिलिरियम में पहली शेल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और पोलोनियम में छठवीं शेल। कैन वी से जितना हम ग्रुप में नीचे आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है। ऑक्सीजन में आउटरमोस्ट शेल क्या है? दूसरी है। सल्फर में तीसरी, सिलीनियम में चौथी, टिलुरियम में पांचवी, और पोलोनियम में छठी शेल होती है। अब हम बात थोड़ा गौर करेंगे वैलेंस शेल पे, ठीक है। ये होती है हमारी वैलेंस शेल, इसको हम आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। वैलेंस शेल मींस बाहरी शेल। एटम जो होता है उसका, उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, फिर शेल्स होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो बाहरी वाली शेल होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। तो अगर आप देखोगे ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s2 2p4 मींस 4 + 2 कितने हो गए? 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। जरा सल्फर पे देखो, 3s2 3p4 4 + 2, इसमें भी 6 है। सिलीनियम में 4s2 4p4, तो इसमें भी 6 है। टिलिरियम में 5s2 5p4 4 + 2 6 है। पोलोनियम में 6s2 6p4 p4 आएगा, तो यहाँ पे 4 + 2 हो गया 6। आप काउंट भी कर सकते हो इलेक्ट्रॉन। देखो सल्फर की 16 है, 2 2 + 2 हो गया 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 4 16, टोटल 16 है। सिलियम के 2 4 10 12 18 28 30 34, ठीक है। तो काउंट भी कर सकते हो आप अपनी जगह से। आप चेक भी कर सकते हो कि जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूज लिख रहे हो, वेदर यू आर राइटिंग इट इन ए रियल राइट वे और रॉन्ग वे, तो चेक कर सकते हो फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कहने का मतलब है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूज लिखते हैं तो हमें ये कंक्लूजन यहाँ पे मिलता है कि जो बाहरी वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप देखोगे ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टिलियम में, तो आप देखोगे कि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन 6 6 6। तो कैन वी से कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो उनकी सिमिलर है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इज सेम, दैट इज 6, ठीक है। तो ये कंक्लूजन निकला हमें कि जो इनके इनकी जो वैलेंस शेल होती है, वी कैन से 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। इनकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तब भी ये एक रीजन है कि इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। और ये कुछ सिमिलर कुछ बिहेवियर भी दिखाते हैं, कहीं कहीं जगह पे ये कंपाउंड फॉर्मेशन की या कुछ रिएक्शन ऐसी भी दिखाते हैं जो सिमिलर होती है, ठीक है, बहुत जगह पे। तो दैट इज व्हाई दे हैव बीन पुट इन ए सिमिलर ग्रुप, और उस ग्रुप को नाम रखा गया ऑक्सीजन फैमिली, और ग्रुप 16 भी कह सकते हो, चैल्कोजेंस भी हम कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आई होप कि आपको समझ आई होगी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से आपको यही पता चलता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे हम बात करेंगे वैलेंसी की, वो यही पे मैं आपको बोल दूं, ठीक है। देखो ऑक्सीजन के बाहरी शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट इज इन नीड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस तरह से सल्फर, इसकी भी बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन। वी कैन से जनरल इनकी वैलेंसी क्या होती है? 2, मींस इनको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ताकि ये ऑक्टेट कंप्लीट करे, इनकी बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। लेकिन एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट्स है ना, ठीक है, ठीक है, ये अपना ऑक्टेट, ये ऑक्टेट से आगे भी जा सकते हैं। ऑक्सीजन जो है ये सिर्फ ऑक्टेट फॉलो करता है। क्यों? देखो कैसे। ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p4। मानो 2p के बाद क्या आएगा? हमें पता है कि जो दूसरी शेल होती है उसमें 2s होता है, 2p होता है, 2d नहीं होता है, मींस 1s2 2s2 2p। 2p के बाद क्या आएगा? फिर 3s, फिर 3p। हालांकि इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जो हमारे सब शेल्स है वो यही है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम सल्फर की बात करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। मुझे आप बोलो, यहाँ पे आप मुझे बोलो कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 3p के बाद क्या आता है? 3d। हालांकि 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन वो अवेलेबल है, वो खाली पड़ा है, यानी जगह है। सल्फर में खाली जगह होती है, डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है। जब इसके पास जगह है तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने में ले सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है ये ऑक्टेट के आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें वी कैन से नॉन
अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इसमें डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आई मीन टू से। लेकिन जो सल्फर होता है, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स को रखने की जगह होती है। दैट इज व्हाई वी कैन से इनमें क्या होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। ये ऑक्टेट से आगे भी जा सकते हैं, ठीक है, ये ऑक्टेट से आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर कि जनरल इनकी वैलेंसी 2 होती है, लेकिन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जो होते हैं ये ऑक्टेट से आगे भी जा सकते हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं, 10, 12, 14 डिपेंड करता है इनकी कैपेसिटी और सामने वाला जो एलिमेंट है वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्यों? व्हाई दे एक्सपैंड देयर ऑक्टेट? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रखने की जगह होती है, डी ऑर्बिटल्स खाली होते हैं। हमें पता है कि डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और वी कैन से कि 5 ऑर्बिटल मींस 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सल्फर होता है इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रखने की एक्स्ट्रा जगह होती है। लेकिन ऑक्सीजन जो है वी नो दैट 3s में, देखो यहाँ पे 2s में 2, 2p में ज्यादा कितने जा सकते हैं? 6। तो टोटल है कितने इसमें? 4। तो 4 + 2 हो गए 6, यानी ज्यादा से ज्यादा ये जो ऑक्सीजन जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। 2s में, 6p में, 6 + 2 हो गए 8। लेकिन जो सल्फर है इसमें d में 10 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, मींस इट कैन एक्सपेंड इट इज ऑक्टेट, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस some of the important physical properties or we can say periodic properties जो कि important है। फिर हम chemical properties में भी जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, we will discuss periodic properties, periodic properties of group 16 elements। हम कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने डिस्कस कर लिया है, इनका नेचर और ऑकरेंस हमने डिस्कस कर लिया है। पीरियडिक प्रॉपर्टीज और वी कैन से सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। और पीरियड प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो आता है दैट इज देयर एटॉमिक रेडियस। बात करने जा रहे हैं हम इनके एटॉमिक रेडियस की, ठीक है, क्योंकि हमें ये देखना है कि जो एटॉमिक रेडियस होता है ग्रुप 16 में, ठीक है, वो ये कौन सी ट्रेंड फॉलो करता है, ठीक है। तो फिर से लिखेंगे हम ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो हमें देखना है कि ये जो एलिमेंट्स इस ग्रुप में है इनका एटॉमिक रेडियस जो है वो कौन सा ट्रेंड फॉलो करता है। लेट मी टेल यू कि अभी हम बोल रहे थे आपको कि ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे मैं आपको बोल दूं कि ऑक्सीजन जो होता है ये किस पीरियड में आता है? दूसरे पीरियड में आता है। सल्फर 3rd पीरियड, सिलीनियम 4th पीरियड, टेलुरियम 5th पीरियड और पोलोनियम 6th पीरियड। तो हम उसको n से दिखाते हैं। n मींस यहाँ पे, यहाँ पर n है ना, इसको हम लिख सकते हैं पीरियड नंबर और वी कैन से नंबर ऑफ शेल्स। क्योंकि ऑक्सीजन में हमने अभी देखा 1s2, 2s2, 2p4, इसमें 2 शेल्स होती है। सल्फर में 3 शेल्स होती है, सिलीनियम में 4 शेल्स होती है, टेलुरियम में 5 शेल्स होती है, पोलोनियम में 6 शेल्स होती है। तो n को हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ शेल्स और पीरियड नंबर की कौन सा, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा पीरियड, ठीक है। तो एज वी नो कि जितना हम डाउन द ग्रुप यानी पीरियड टेबल में हम जब टॉप से बॉटम आते हैं, डाउन द ग्रुप जब भी हम ऊपर से नीचे जाते हैं पीरियड टेबल में, तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो होता है ये इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? एटॉमिक रेडियस जो होता है इट ऑलवेज इंक्रीजेस। ये हमेशा क्या होता है, एक्सेप्शंस लाइज समवेयर, लेकिन जनरली क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस जो होता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो होता है ये इंक्रीज होता है। मींस ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस कम होगा सल्फर से, सल्फर का कम होगा सिलीनियम से, सिलीनियम का कम होगा टेलुरियम से और टेलुरियम का कम होगा पोलोनियम से, यानी ऑक्सीजन का सबसे कम और पोलोनियम का सबसे ज्यादा। तो अब हमें एक्सप्लेनेशन देनी है कि व्हाई डज दिस एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस कम क्यों है, पोलोनियम का इससे ज्यादा क्यों? तो यहाँ पे 2 रीजन है व्हाई डज एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। सबसे पहले ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। पहले ही मैं बता चुका हूं कि जितना हम पीरियड टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, और जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, 16 है, 32 है, सॉरी 34 है, 34 है, 52 है, और इसमें कितना है 84। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ रहे हैं ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो दैट विल डायरेक्टली इंक्रीज द साइज ऑफ दैट एटम।
तो याद रखना है सबसे पहला रीजन क्या है कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है। अब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, उससे क्या होता है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, वो क्या हो जाता है, दैट ऑल्सो इंक्रीजेस। ये दो मेन रीजन है, एक तो नंबर ऑफ शेल्स का बढ़ना, दूसरा जितना साइज बढ़ेगा, जितना नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इट इज ऑल्सो नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट जो हो जाता है, ये बढ़ जाता है। अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, सिंपल एग्जांपल के तौर में आपको समझाऊंगा। मींस मानो ये हमारा न्यूक्लियस और इसके बाहर क्या है, ये शेल्स है, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, ठीक है। हम बात करेंगे मान के चलो सोडियम की विथ एटॉमिक नंबर 11। तो पहली शेल में हम लिखेंगे 281, पहली शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब मानो ये जो न्यूक्लियस है, इसका काम ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, ड्रैग कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये जो सब शेल, ये जो शेल्स है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करते हैं, ये इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी जो इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बाहरी शेल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। ये इस इलेक्ट्रॉन को, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के करीब नहीं आने देते हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। बात समझ आ रही है? यानी जो इनर वाले शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बाहर वाले शेल्स को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इनको इस न्यूक्लियस के पास नहीं आने देते हैं। बिकॉज ऑफ दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स पुश these outermost electrons more away from them। न्यूक्लियस से ये इनको और धक्का दे रहे हैं बाहर जाने की, जिसकी वजह से क्या हो, जब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, मींस जब रिपल्शन बढ़ रहा है बिटवीन दीज इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से क्या होता है कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये पास नहीं आ जाता, ये और बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि साइज बढ़ जाता है। तो याद रखना है कि व्हाई डज atomic radii increase down the group, because number of shells increase, and second there is increase, or we can say screening effect increases। and the screening effect क्या होता है कि जो inner shell electrons जो होते हैं, जो बाहरी शेल में बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इस रिपल्जन की वजह से जो बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो न्यूक्लियस के वी कैन से कि जो न्यूक्लियस होता है, वो उसको खींचने की कोशिश करता है। जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन वो शील्डिंग का काम करते हैं, ब्लैंकेट का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्क्रीनिंग का काम करते हैं। वो उस बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास नहीं आने देते हैं, उसको और धक्का देते हैं बाहर की तरफ, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो होता है और बाहर चला जाता है, और साइज जो होता है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस में तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज अगर आप लिखना चाहूं, मैं वो भी आपको बोल देता हूं कि अगर हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस, तो ऑक्सीजन के केस में पिकोमीटर्स में ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस देखा गया है 74 पिकोमीटर ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, 74 पिकोमीटर। सल्फर का अराउंड 103 पिकोमीटर, सिलीनियम का 119 पिकोमीटर, ट्यूलियम का 142 पिकोमीटर, और पोलोनियम का 168 पिकोमीटर। तो साफ साफ दिख रहा है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पहला जो हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी या पीरियडिक प्रॉपर्टी, दैट वाज एटॉमिक रेडियस व्हिच ऑलवेज इंक्रीजेस इन दिस केस down the group। Now we will discuss another important physical property or periodic property, that is ionization। मोस्ट इंपॉर्टेंट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। अब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो आप क्लास 10th से क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ये वो एनर्जी होती है जो एक गैसियस आइसोलेटेड एटम, अगर आपके पास कोई गैसियस आइसोलेट एटम है, तो आप उसके बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसको निकालने के लिए जो आप एनर्जी खर्च कर रहे हो, उस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी। दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom so as to convert it into a positive ion। यानी अगर मेरे पास कोई न्यूट्रल एटम है और उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सबसे लूजली बाउंड वही होगा जो बाहरी शेल में होगा, और अगर मैं चाह रहा हूं कि उस एटम में जो बाहरी शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है, उनको मैं निकालने की कोशिश करूंगा, तो कितनी एनर्जी मुझे लग रही है उस इलेक्ट्रॉन को उस बाहरी वाले शेल में निकालने के लिए, दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम। और आयनाइजेशन एंथैल्पी व्हिच इज शोन, जिसको हम आईई भी लिखते हैं,
याद रखना है IE इज ऑलवेज एंटी प्रोपोर्शनल टू साइज, बस ये चीज आपको याद है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ये हमेशा एंटी प्रोपोर्शनल होती है साइज के, यानी साइज घटा आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ी, साइज बढ़ा आयनाइजेशन एंथैल्पी घटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब आप यही से निकाल सकते हो ऑक्सीजन का साइज सबसे कम है, मींस अगर इसका साइज छोटा है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का ज्यादा होना मींस कि आपको ज्यादा मेहनत लगेगी, आपको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी है इस ऑक्सीजन एटम में इलेक्ट्रॉन को निकालने की। लेकिन जितना जितना साइज बढ़ेगा इस न्यूक्लियस और इस बाहरी वाले शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो कम होगा। यानी इस ये न्यूक्लियस जो होगा, देखो ऑक्सीजन के केस में टोटल शेल्स कितनी है, दो। ऑक्सीजन के केस में शेल्स कितनी है, दो। मानो ये न्यूक्लियस है, पहली शेल दूसरी शेल। ऑक्सीजन के केस में 1s2 2s2 2p4, यानी बाहरी शेल में कितने हैं, 6 है। 1 2 3 4 5 6, पहले वाली में 2 है। बात समझ आ रही है? तो अगर आप चाह रहे हो कि आपको इस बाहरी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इस ऑक्सीजन के जो ये एटम में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और बाहरी वाले शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है, मींस हमें मेहनत लगेगी, हमें एनर्जी ज्यादा देनी है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें सल्फर की, सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, इसमें कितनी शेल्स है, तीन। मानो ये पहली शेल दूसरी शेल और तीसरी शेल। तो जितनी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगी इस न्यूक्लियस और इस बाहरी वाले शेल के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। और याद रखना ये तो कॉमन सी बात है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी, मानो ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन के केस में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस थी, या वी कैन से न्यूक्लियस और बाहरी वाले शेल के बीच में जो डिस्टेंस थी वो मानो इतनी थी। लेकिन सल्फर के केस में नंबर ऑफ शेल बढ़ गई तो डिस्टेंस और बढ़ेगी, सिलियम के केस में और बढ़ेगी, ठीक है, टिल्रियम के केस में और बढ़ेगी, और पोलोनियम के केस में और बढ़ेगी। मींस जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में, वी कैन से उतना जो आयनिश एंथैल्पी होगा उसका वैल्यू उतना कम आएगा, यानी उतनी कम एनर्जी हमें लगेगी, उतनी कम एनर्जी हमें कंज्यूम करनी है, खर्च करनी है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो याद रखना है आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज एंटी प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना साइज बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लूजली बाउंड होगा और उतना हमें कम एनर्जी लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने की, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बोल दूं कि जो ऑक्सीजन और पोलोनियम, तो आप मुझे बोलो कि ये जो आयनिश एंथैल्पी है ये इसका वैल्यू सबसे कम किस में होगा, ऑक्सीजन में जिसका साइज छोटा है, पोलोनियम में जिसका साइज बड़ा है। ऑब्वियसली जिसका साइज बड़ा होगा उसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा होगी, न्यूक्लियस जो होगा और जो बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो काफी ज्यादा होगी, और न्यूक्लियस जो होगा वो उस लायक नहीं होगा कि उस इलेक्ट्रॉन की उसकी पूरी पकड़ होगी। तो हमें बहुत ही आसानी से हम उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो जो लोअर वैल्यू होता है कि जो फर्स्ट आयनिश एंथैल्पी जो पोलोनियम की है, दैट इज अराउंड 813 किलो जूल पर मोल। ये मैं एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे बोल रहा हूँ, जो बुक्स में दिया हुआ डेटा। और ऑक्सीजन जो है इसकी जो फर्स्ट आयनिश एंथैल्पी है दैट्स अराउंड 1318 किलो जूल पर मोल समथिंग, यानी 1318 किलो जूल की एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ती है ऑक्सीजन के बाहरी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। लेकिन अगर पोलोनियम की बात करें वी ओनली हैव टू यूज 813। तो आप खुद देखो वैल्यूज में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना वैल्यू कम हो रहा है। वैल्यू कम क्यों हो रहा है, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और याद रखना है साइज बढ़ा तो आयनिश एंथैल्पी का वैल्यू घटेगा। और एज वी नो डाउन द ग्रुप जो होता है, वी कैन से नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज, तो कैन वी से कि आयनिश एंथैल्पी का वैल्यू आहिस्ता से डिक्रीज होगा। सबसे ज्यादा वैल्यू इसका होगा, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है और न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस भी आहिस्ता से बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स लूजली होते जा रहे हैं और हमें उनको निकालने के लिए कम मेहनत, कम एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो हमारी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, दैट इज मेटालिक कैरेक्टर। तो वो मैं आपको इंट्रोडक्शन में ये बता चुका हूँ कि जो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम है, इनमें जो ऑक्सीजन और सल्फर है ये नॉन मेटल है। जो सल्फर और टेलुरियम है ये तो मेटल वाइड है। और पोलोनियम जो है ये पुअर मेटल है।
हाउ कैन वी जस्टिफाई, कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड है और ये इसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है। तो कौन सा एलिमेंट मेटल होगा, कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल होगा, ये डिपेंड करता है उसके आयनाइजेशन एंथैल्पी के वैल्यू पे। आपको सिंपली बोल दूं कि जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अभी हम बता रहे थे कि ऑक्सीजन जो है इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, मतलब हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है इस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को निकालने की। तो वी कैन से जब मेहनत ज्यादा लगेगी, जब ये इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर रहा है, तो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ही कम होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तभी ये नॉन मेटल है। लेकिन डाउन द ग्रुप आप जितना जाओगे साइज बढ़ेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होगा, मींस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और जितनी टेंडेंसी बढ़ेगी उतना मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तभी हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन सल्फर जो है नॉन मेटल है, क्योंकि इनका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू है वो ज्यादा है। लेकिन जितना नीचे आएंगे इसका वैल्यू कम होता जा रहा है, और जितना वैल्यू कम होता जाएगा उतना इन एलिमेंट्स के लिए आसान होगा इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और जितना ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतना इनमें मेटेलिक कैरेक्टर आहिस्ता आहिस्ता से आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, यहाँ पे मैं इसको ट्रिक के तौर पे आपको बताने जा रहा हूं कि हायर हायर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, हायर यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वी कैन से लेसर विल बी द मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, याद रखना है कि जिस एलिमेंट में आपको कम मेहनत लग रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने की, यानी वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, उसमें मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं, इसका एटॉमिक साइज कम है, इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, या वी कैन से जो न्यूक्लियस का पावर होता है टू अट्रैक्ट दी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटर मोशन वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो होता है ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता है। लेकिन जितना आप डाउन ग्रुप जा रहे हो साइज बढ़ेगा मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होगा, और अगर इसका वैल्यू कम होगा तो प्लूनियम टेलुरियम सोलोनियम ये क्या कहते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जिसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आता है और इनमें मेटेलिक प्रॉपर्टी या मेटेलिक कैरेक्टर इंटर कर जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि मेटेलिक कैरेक्टर में क्या है कि हमने ग्रुप 16 के एलिमेंट्स देखी, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, और इसका रीजन क्या है, डिपेंड करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करता है कि वेदर द मेटल एलिमेंट इज मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। वैल्यू जितना आयन एंथैल्पी का कम होगा उतना वो मेटेलिक होगा, वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना वो कम मेटेलिक होगा या वो नॉन मेटल होगा। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे